चलिए, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव क्वेश्चन सेंटर में। आज हम सेकंड बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिनकी संभावनाएं बन रही है आपकी बोर्ड परीक्षाएं पूछने की। ये क्वेश्चंस बहुत एनालाइज के बाद लाया गया है। हालांकि इसमें कुछ पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं और जो क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बन रही हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर डिस्कशन की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो ये कुछ बेसिकली अगर हम बात करें कि पूरी सीरीज के अंतर्गत 45 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2 नंबर, 3 नंबर या फिर 6 नंबर के क्वेश्चंस की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है। तो नेचर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, बट जो मोस्टली प्रोबेबली चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर हम पहली बात करें तो यहाँ बोलता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी क्या था, यानी कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी क्या था। ये अगर क्वेश्चन आता है 2 नंबर क्वेश्चन आएगा कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी क्या था। तो आपको पता है कि 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को, 14-15 अगस्त 1947 की मिड नाइट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दिया था, एक भाषण दिया था। क्या दिया था? एक भाषण दिया था। इसी को बोला गया था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इसमें आगे 2 नंबर क्वेश्चन आता है कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी क्या था, या फिर 1 नंबर क्वेश्चन पूछ लेगा कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी क्या थी, स्पीच, पॉलिसीज, प्रोग्राम एटसेट्रा या नन ऑफ दिस। तो आप बोलोगे क्या? स्पीच, यानी कि एक भाषण था विच वॉज गिवन बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें आगे बात, तो ये आपको डिस्कस करनी है यहाँ पर। ठीक है। अगला बात आते हैं आज़ादी के पहले लोग किन 2 बातों पर सहमत थे। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि आज़ादी की बात कर लेते हैं। अगर आज़ादी के पहले की बात कर लें, तो आज़ादी के पहले अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसमें एक बात बोली गई थी कि जो लोग थे वो 2 बातों पर सहमत थे। पहला, कि देश की शासन व्यवस्था, अगर देश आज़ाद होता है तो देश की शासन व्यवस्था लोकतंत्र पर आधारित होगी, यानी कि डेमोक्रेसी की भी यहाँ पर रेगुलेट की जाएगी, यहाँ पर डेमोक्रेसी लाई जाएगी। दूसरा क्या होगा? एक सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट का गठन किया जाएगा, यानी अगर हम बात करें एक सामाजिक, ये कह लो सामाजिक कल्याण वाली, कल्याण वाली सरकार का गठन होगा, जो केवल किसी एक तबके के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए, किसके लिए, सभी वर्गों के लिए क्या करेगी, कार्य करेगी। बात समझ में आ गया? तक कोई दिक्कत है? तो एक टॉपिक हमारा ये था। अगला ये, आजादी के बाद भारत के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियां। देखो बेटा, यहाँ पे 2 चीजें अगर हम 2 कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, तो एक है आपकी आजादी के बाद क्या, कि आजादी के बाद, और एक है विभाजन के दौरान। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया तो 6 नंबर पूछेगा, और ये पूछेगा तो 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। आजादी के बाद भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हुई। तो कौन कौन सी चुनौती थी? मैंने बताया था कि पहला चुनौती क्या थी, एकता, दूसरा है लोकतंत्र, और तीसरा है विकास। ये 3 तरह की चुनौतियां उत्पन्न हुई थी, और इन तीनों के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके डिस्कस करा रखा। जहाँ एकता की बात कर लें, तो भारत के अंतर्गत विभिन्न धर्मों को और संस्कृति को मानने वाले लोग थे। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत के समक्ष चुनौती थी कितनी सारी विभिन्नता के बाद किस तरीके से इनको एकता के रूप में बांधा जाए। वहीं विपक्ष, यानी कि बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की, विदेशी देशों की, तो उनका ये मानना था कि इतनी सारी विभिन्नता होने के बाद कोई देश ज्यादा दिनों तक एकत्रित नहीं रह सकता। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना भी था कि हम अखंड भारत का निर्माण करें। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि सभी संस्कृतियों को समान महत्व देते हुए किस तरीके से इनको एकता के सूत्र में बांधा जाए। तो इसमें आगे लोकतंत्र की बात कर ले, तो यहाँ पर लोकतंत्र के संदर्भ में ये बोला गया था कि भाई किस तरीके से लोकतंत्र की व्यवस्था को लाया जाए, जहां पर चुनाव इसकी बैकबोन होती है। तो कहानी यही थी कि कुछ देशों का मानना था कि लोकतंत्र केवल उन्हीं देशों में सफल हो पाया है जहां पर 2 बातें हों। पहला, वहां के लोग काफी शिक्षित हों, और दूसरा, अगर हम बात करें वो काफी अमीर देश हो। लेकिन दोनों ही लिहाज से भारत पीछे था। तो उनका ये मानना था कि डेमोक्रेसी जैसी चीजें भारत के लिए नहीं बनी, यह भारत में संभव नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये एक अलग अपना फैक्ट है जो वो कहना चाह रहे थे। ठीक है। चलिए, तो अगला क्या है हमारा, विभाजन के दौरान उत्पन्न होने चुनौती बता दी मैंने। देखो, विभाजन के दौरान क्या चुनौतियां उत्पन्न हुई थी, तो पहले थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। 2 मिनट। जस्ट वेट। जस्ट वेट, जस्ट वेट। चलिए, तो हमने यहाँ पे बात कर ली थी, है ना। जस्ट वेट 2 मिनट, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे थे, तो हमने कहा कि विभाजन के दौरान की बात है ना। तो देखो, विभाजन की अगर हम बात करें तो देखो, एक चीज समझना,
जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत बार पूछा गया हुआ है। देखो, अगर हम पूरे भारत की बात कर लें, एक अप्रोक्सीमेटली एक भारत की बात कर लें, तो ये देखो इस तरीके से बनाया, कुछ समथिंग समथिंग है ना, कुछ समथिंग समथिंग, डोंट वरी, इतना बड़ा आर्किड तो हो नहीं, बट फिर भी कुछ समथिंग बना दिया, ठीक है। तो ये जो पूरे ब्रिटिश की भारत की बात हो रही थी, ठीक है, ब्रिटिश भारत में आज के अगर हम बात करें तो पाकिस्तान शामिल है, दूसरा बांग्लादेश शामिल है, क्या है, बांग्लादेश शामिल है, ठीक है, और तीसरा तो आपका भारत है, अपना भारत है ही। अब कहानी क्या है, ध्यान समझना। अब बात आ रही है विभाजन के दौरान, विभाजन के दौरान का मतलब क्या था कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जा रहा था, ठीक है, तो इसके दौरान क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न हुई थी। तो पहली चीज तो ये थी कि भाई देखो आधार क्या था, हमने कहा था कि भी आधार के अंतर्गत एक बात रखी गई थी कि धार्मिक चीजों का आधार बनाया जाएगा, यानी जिसके अंतर्गत मुस्लिम की आबादी होगी वो क्या कहलाएगा, वो पाकिस्तान कहलाएगा, और जहाँ पर हिंदू और सिखों की आबादी होगी वो हिंदुस्तान कहलाएगा। तो अगर भारतीय नक्शे पे देखा जाए तो एक ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र पूरा, और एक ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये दो ही ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर मुसलमानों की आबादी या मुस्लिम से आबादी ज्यादा थी, क्या थी, मुस्लिम से आबादी ज्यादा थी, और कोई रास्ता नहीं था कि इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाए। बात समझ में आ रही है? कोई रास्ता नहीं था कि इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाए, इसीलिए निर्णय लिया गया कि एक नहीं बल्कि दो पाकिस्तान होंगे। इस वाले को बोला गया पूर्वी पाकिस्तान, और इस वाले को बोला गया पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। तो एक पहली चुनौती तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि भाई जरूरी नहीं था कि हर कोई पाकिस्तान जाना चाहता हो, ठीक है, इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहते हैं इनको, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसमें आगे बात तो जरूरी नहीं था क्योंकि ये विभाजन के खिलाफ भी थे, ठीक है। ऐसे एक प्रांत है यहाँ पंजाब, ऐसे ही क्या है प्रांत, क्या नाम प्रांत था, पंजाब, ठीक है। तो पंजाब प्रांत के अंतर्गत अगर हम बात कर लें, सॉरी, अगर पंजाब प्रांत की बात कर लें, ये वाला एरिया पूरा जो दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, तो इसके अंतर्गत भी, और यहाँ पर बंगाल प्रांत था पूरा, तो इस वाले एरिया को, इसके अंतर्गत भी विभाजन का आधार क्या बनाया गया, धार्मिक, यानी धर्म को विभाजन का आधार बनाया गया, और कहा गया कि इनमें भी वो क्षेत्र, यानी आधा क्षेत्र किसको दे दिया गया, पूरी पाकिस्तान को, और यहाँ पर आधा क्षेत्र पश्चिम पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है। चौथी बड़ी समस्या क्या थी, अल्पसंख्यक को लेकर थी, किसको लेकर थी, अल्पसंख्यक को लेकर। अब ये क्या थी कि अल्पसंख्यक भारत में भी रहते, जैसे मुस्लिम, मुस्लिम भारत के लिए क्या थे, अल्पसंख्यक थे, ऐसे वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक थे। अब इनको उन जमीनों को छोड़ना था जिसपे काफी लंबे समय से रहते आ रहे थे। इसमें आगे बात, तो अब की एक व्यवस्था ये वाली कायम हो गई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो बात करते हैं कि द्विराज सिद्धांत क्या था, ठीक है। अगर हम यहाँ बात कर लें द्विराज सिद्धांत, ठीक है, द्विराज सिद्धांत क्या था, तो पहले हम द्विराज सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। देखो द्विराज सिद्धांत का मतलब ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना, कौन, मुस्लिम लीग पार्टी के संस्थापक, कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ये लेकर आए थे, जिसके तहत उन्होंने क्या कहा था कि जिस क्षेत्र को ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता है उससे अब धर्म के आधार पर दो भागों में बांट दिया जाएगा। इसी को बोला गया द्विराज सिद्धांत, बहुत से पढ़ा रखा है। आज विभाजन के आधार तथा उसके परिणामों की चर्चा कीजिए। अब विभाजन का आधार क्या था, धर्म, कहा गया जिन क्षेत्रों के अंदर, पढ़ा दिया मैंने भी। अब परिणाम क्या था, तो परिणाम क्या, ध्यान रखना, व्यापक स्तर के अंदर बात करें, कलकत्ता, लाहौर और अमृतसर, ये लोग क्या हो गए थे, ये लोग, ये हम कह लो कि खून के खाड़े में तब्दील हो चुके थे। अगली चीज क्या थी, यहाँ पर लाखों लोगों ने पलायन किया, एक अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो इसके अंतर्गत 80 लाख लोगों ने क्या किया था, पलायन किया था, और इसमें 5 से 7 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। पहला परिणाम तो ये आ गया। अगला आइए, अगली भी चर्चा कर देंगे आप लोग कि इसके अंतर्गत जबरन महिलाओं को क्या कर दिया गया, बंदी बना लिया गया, अब ये कह लो, और उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। उनकी कभी कई शिशु में तो ऐसा भी हो गया कि उनके साथ विवाह संबंध स्थापित कर लिए गए। और इस शिशु के अंतर्गत जिन, यहाँ बोलो, इन सिचुएशन के अंतर्गत महिलाओं को उनका धर्म भी अपनाना पड़ा, समझ में आ गया? तो ये कुछ अलग फैक्ट हो गए। चलिए आगे आइए। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या था, कहानी ये थी कि ये समानता क्या था, एक सहमति पत्र था, क्या था ये एक सहमति पत्र था, ये एक सहमति पत्र था, किस किस के बीच में, तो अगर हम बात करें तो भारत सरकार तथा राजशाही के बीच में, यानी भारतीय संघ के साथ विलय होने पर राजाओं ने जिन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोला गया था। समझ में आ गया यहाँ तक?
तो 2 नंबर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। अगला, ये राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, इसकी सिफारिशें क्या थी। ध्यान रखना, भारत के अंतर्गत राज्यों का निर्माण करने के लिए, राज्यों का निर्माण करने के लिए कब 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, एक नंबर क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1953 में की गई थी। ठीक है, जिसने रिकमेंडेशन दी थी कि भारत के अंतर्गत राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। हालांकि इससे पहले भारत के अंतर्गत भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य क्या बना था, आंध्र प्रदेश। इसकी कहानी बता के लेके आ चुका हूँ, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं ग्रुप में सॉरी ग्रुप कह रहा हूँ, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश था। इसके बाद ही 1953 में एक कमीशन बना दिया गई। इस कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दी कि अगर इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 1956 में, जहां इन्होंने कहा, और भाषा के आधार पर इन्होंने एक बात और बताई कि इन्होंने भाषा के आधार पर 14 राज्य बनाए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी बनाई थी। समझ में आ गया। तो एक फैक्ट ये भी हो गया, इसको पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी मार्क करके चलना। ठीक है, बहुत बार पूछा गया हुआ है। अगला, ये प्रथम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो पहली चीज क्या थी, पहली चुनौती थी कि यहाँ पर राज्यों का था, किसका, केंद्र का, दोनों का इलेक्शन एक साथ करवाना था। तो इसके लिए क्या था, चुनावी, यानी कह लो कि चुनाव क्षेत्र का, यहाँ पे कह लो चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना, सबसे बड़ी चैलेंज तो यही थी। दूसरा क्या थी, मतदाता सूची तैयार करना। और इसी इलेक्शन के दौरान 3200 विधायकों का चयन किया गया था और 489 पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए थे। इसमें आगे बात, इस पूरी परिघटना के अंतर्गत पहला चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर, कब, अक्टूबर 1951 से लेकर फैब 1952 तक कराए गए। अमूमन इसको 1952 का इलेक्शन माना जाता है, क्यों, मोस्टली यानी अधिकतर राज्यों के अंतर्गत 1952 में इलेक्शन कराए गए थे। इसमें आगे बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम 3 चुनावों के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व के क्या कारण थे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या कारण थे वर्चस्व के, तो पहला, सबसे पुरानी पार्टी थी, सबसे पुरानी पार्टी थी। दूसरा, प्रसिद्ध नेताओं का समूह था, प्रसिद्ध नेताओं का समूह मान सकते हो आप। ठीक है, स्पष्ट विचारधारा थी, स्पष्ट विचारधारा थी। अगला, अधिक, ये कह लो कि अधिक संगठनात्मक प्रकृति वाली पार्टी थी। अधिकतर राज्यों में इनकी, यहाँ पर अधिकतर राज्यों में इनकी संस्थाएं मौजूद थी। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डिस्कस करने होंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि एक दलीय प्रणाली अथवा बहुदलीय, तो जाहिर सी बात है, जहां पर एक दल की प्राथमिकता होगी वो एक दलीय प्रणाली होगी, और जहां पर बहुत सारे दल को प्राथमिकता दी गई होगी वो बहुदलीय प्रणाली होगी। भारत इसमें एक है कि यहाँ पर बहुत सारे नहीं, कोई भी अपनी पार्टी बनाकर यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन दिल्ली की बात करो, चीन, चीन में केवल एक ही पार्टी को प्राथमिकता दी गई, वो क्या, सीपी, कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें आगे बात, तो इसके बीच में डिस्कशन आपको करना है। अगला, ये वामपंथी दक्षिणपंथी, देखो सबसे इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर हम वामपंथी की बात करें तो वामपंथी निचले समाज के, निचले तबके का समर्थन करते हैं। आप ये कह लो कि इनकी जो विचारधारा होती है काफी सोशलिस्ट होती है। ठीक है, और दक्षिणपंथी की बात करें तो उनकी क्या होती है, कैपिटलिस्ट होती है। क्या होती है, कैपिटलिस्ट होती है। तो इसको एक बार आप देख लेना। अगला, ये पोस्को प्लांट क्या था। ध्यान रखना, अगर विकास की राह की बात करें तो विकास की राह के अंतर्गत अगर उड़ीसा के क्षेत्र में लो ऐश के रूप में उड़ीसा सबसे बड़ा रहा था। ठीक है, उड़ीसा का ही एक राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में ही जिला है जगत सिंह जिला। क्या है, जगत सिंह जिला। जगत सिंह जिला। तो इसमें आगे बात, यहीं पर एक पोस्को प्लांट जो कि एक कोरिया कंपनी थी, यहाँ पर स्थापित की गई थी। उसके खिलाफ लोगों ने विद्रोह भी किया था। इसमें दो संगठन, कौन, नवनिर्माण समिति और दूसरा है राष्ट्रीय युवा संगठन, युवा संगठन। तो उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए एक अलग फैक्ट हमारा ये हो गया। अगला, ये देखो, हरित क्रांति आपका पार्ट है नहीं। अच्छा, इसी की बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो बहुत से बता रखा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में आई और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में आई।
इसके पहले के वाले के एन राज योजनाकार थे और इसके पीसी महालनोबिस हैं। ठीक है, पहली वाली में कृषि पे ध्यान दिया गया था, इस वाली में उद्योग पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 4 चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, हरित क्रांति क्या थी, इसके नकारात्मक, देखो ये सबके सिलेबस का पार्ट नहीं है, कर चुका है, लेकिन फिर भी अगर जब तक ये अपने क्वेश्चन में पार्ट था तब तक बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे, तो लेकिन एक बार डिस्कस करने में क्या आता है ना। तो हरित क्रांति क्या थी, कृषि व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बात करें 1966 की अप्रोक्सीमेटली, तो हरित क्रांति लाई गई थी। हरित क्रांति की व्यवस्था पहले भी थी। ठीक है, जिसके MS स्वामीनाथन स्वामीनाथन फादर माने जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। ठीक है, इसमें कृषि के बढ़ावे पर ध्यान दिया गया था, इसको 2 फेज में चलाए गए थे। पहला फेज था 1970 से लेकर, सॉरी 1960 से लेकर 1970, और 1970 से लेकर 1980, 2 फेज में चलाए गए थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसके सकारात्मक प्रभाव क्या थे, तो इसका प्रभाव सभी जगह समान नहीं था। ठीक है, उत्तर भारत में इसका प्रभाव ज्यादा व्यापक था, उत्तर के लोग विकसित करके नीचे के लोग यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया। ठीक है, तो ये कुछ कारण से इसको देख लेना। योजना आयोग, नीति आयोग, ध्यान रखना योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 1950 में, और ये कब बनाया गया, 2015 में। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये 5 वर्षीय नीति को लागू करता था, ये वार्षिक नीतियों को लागू करता है। ठीक है, तो ये एक अलग फैक्ट हो गया। अगला आइए, अगर हम बात करें पंचिंग समझौता क्या था, बताया था मैंने आपको, 29 अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच तथा चीन के बीच सीमा शांति को बढ़ावा देने और उनके संबंध को अच्छे बनाने के लिए ट्रीटी की गई थी। उसी का नाम था पंछी समझौता। समझ में आ गई बात। तो एक दूसरे के जैसे के प्रावधान क्या थे, तो एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना, सीमा शांति को बनाए रखना, आर्थिक सहयोग करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। ठीक है, ये कुछ अलग फैक्ट है। अगला ये नेहरू विदेशी के तत्व क्या थे, तो नेहरू के विदेशी के तत्व क्या थे, पहला संप्रभुता को बचाए रखना, संप्रभुता को बचाए रखना, दूसरा आर्थिक विकास करना, ये घटक है, आर्थिक विकास करना। तीसरा आता है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। ठीक है, तो ये एक अलग फैक्ट हो जाते हैं। अगला ही, भारत तथा चीन के मध्य उत्पन्न होने वाले मतभेदों के कारण बताना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भारत और चीन वाले टॉपिक पढ़ लेना, जिसमें 1959 में दलाई लामा को शरण देना था। ठीक है, और 1957 से लेकर 1959 तक लद्दाख का नियंत्रण में रहना। ठीक है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे बड़ा जो तत्कालीन कारण था वो यही था 1959 में, जब दलाई लामा को शरण दी गई थी, तभी से भारत और चाइना के संबंध क्या होने लगे, खराब होने लगे थे। ठीक है, अगला ये भारत परमाणु की नीति पर प्रकाश डालिए। तो भारत की प्रथम परमाणु नीति 1940 के दशक में होमी जहांगीर भाभा के अनुसार चलाई गई थी। होमी जहांगीर भाभा के अनुसार चलाई गई थी, ध्यान रखना। जिसमें पहला परमाणु परीक्षण 1974 में कहाँ किया गया था, पोखरण में किया गया था, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो कुछ ये ऐसे टॉपिक्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, जो अगले क्वेश्चन की तरफ हमें चर्चा करनी है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, गुणनिरपेक्ष आंदोलन ने किस प्रकार भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में योगदान दिया। तो देखो, गुटनिरपेक्ष के कारण ही भारत अपने आप को ऐसी स्थिति में रख पाया कि ना तो वो यूएसए की तरफ जाएगा और ना वो यूएसएसआर की तरफ जाएगा। तो ठीक है, यानी भारत ने अपने आप को ऐसी स्थिति के अंतर्गत रखा कि ना तो कोई भी देश इसे हल्का समझ सकता था और ना ही इसे दूरी बना सकता था। बस में आगे बात, और ये अंतर्राष्ट्रीय फैसलों पर अपनी प्राथमिकता और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दे रखने में सफल हो पाया, जिसमें केवल इसका हित दिखता हो। तो ये सब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वजह से सफल हो पाया था। कोई भी देश ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि भारत क्या तो यूएसए की तरफ जाए या फिर यूएसए की तरफ जाए, तो दोनों ही असमंजस की स्थिति में थे। आगे चलते गैर कांग्रेसवाद। 1967 के इलेक्शन के अंतर्गत राम मनोहर लोहिया ने, कौन, राम मनोहर लोहिया ने क्या किया था, गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, जहां पर उन्होंने कांग्रेस से हटने की बात और जितने भी कांग्रेस के विपक्ष हैं उनको एक साथ आने की बात कही थी। अगला ये, राजनीतिक भूकंप की संख्या किसे दी गई, तो 1967 के इलेक्शंस में कांग्रेस 9 राज्यों में चुनाव हार गई। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस इतनी भारी मात्रा में राज्यों में चुनाव हारी थी, इसीलिए इसे कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों ने इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी थी। इसमें कुछ ऐसे भी नेता थे जो काफी प्रसिद्ध नेता थे और वो अपने क्षेत्र से हार गए थे। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी धक्के वाली बात थी, क्योंकि ऐसी हार कांग्रेस पार्टी को अपने पूरे इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिली थी। ठीक है,
अगला ये, उन कारणों की चर्चा की जिसके कारण कांग्रेस पार्टी टूट का शिकार हुई। देखो, पहली चीज तो बात करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। पढ़ा है, तत्कालीन कारण ही होगा राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव। दूसरा, सिंडिकेट के साथ संघर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद ही यहाँ पर चुनाव कराए गए थे। ठीक है, जहां पर संपूर्ण कांग्रेस पार्टी एन संजीवा रेड्डी और नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त करना चाहती थी, तो वहीं इंदिरा गांधी की नीलम संजीवा रेड्डी से कुछ खास बनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, वीवी गिरी जो कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे, उनको राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन भरने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, और उन्होंने खुले तौर पर वीवी गिरी का समर्थन किया। 1969 में जब वीवी गिरी जीत गए, तब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष निचली गप्पा ने क्या किया, इंदिरा गांधी को उनकी पार्टी से खत्म कर दिया। और इसी के बाद जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, दो चीजों बन गई, एक बनी अभी कांग्रेस आर और एक बनी कांग्रेस ओ। उसमें आगे बात, तो इस तरीके से कुछ टूट का शिकार हुई। बेटे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार पूछे गए हैं। गठबंधन सरकार से क्या ही बार इसके दो नकारात्मक होते हैं। देखो, गठबंधन सरकार क्या होती है, जब दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार गठन करते हैं तो क्या बोलेंगे, गठबंधन सरकार। इसके दो नकारात्मक क्या होती है, इसके अंतर्गत एक समाज धारा का अभाव होता है। दूसरा, ये सरकार कहीं भी गिर सकती है, स्थायी सरकार नहीं होती, पहली चीज। ठीक है, जब समर्थन वापस ले लिया जाएगा वो सरकार वहीं गिर जाएगी। दो सकारात्मक, तो नीतियों का अच्छे से, यानी कि नीतियों का उचित तौर पर विश्लेषण किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर है, तो नीतियों का उचित तौर पर विश्लेषण होगा। पहली बात तो ये हो गई कि जो भी नीतियां आएंगी उसका सही तरीके से विश्लेषण किया जाएगा, और जब अच्छी तरीके से विश्लेषण होगा तो वो समाज के लिए नीतियां क्या होंगी, काफी प्रभावकारी होंगी। अगला क्या आता है यहाँ पर, अगला पॉइंट आप डाल सकते हो यहाँ पर, नीतियों का सुनियोजित तरीके से लागू होना। ठीक है, तो ये कुछ अलग फैक्टर। ठीक है, अगला ये, दल बदल से क्या ये पर, जब कोई व्यक्ति या कह लो कि जब कोई प्रतिनिधि किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ता है और जीतने के बाद वो पार्टी छोड़ दे और किसी और पार्टी से सत्ता ले ले, तो उसे हम दल बदल कहते हैं। इसमें आगे बात, इसी को रोकने के लिए 52वां संशोधन किया गया था 1985 में। ठीक है, तो इसमें एक कानून बनाया गया था, दल बदल निरोधक कानून। क्या बोलोगे आप, दल बदल निरोधक कानून। ठीक है, ये एक अलग फैक्ट हो गया। आगे आ जाओ। अगला क्या, सिंडिकेट क्या था कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत, इसके प्रभाव की चर्चा की। सिंडिकेट समानतः कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक समूह था, और समूह होने के नाते कांग्रेस पार्टी में जो भी गतिविधि चलती थी वो सब कुछ सिंडिकेट से पूछकर रखी जाती थी। इंदिरा गांधी को 1967 के अंतर्गत प्रधानमंत्री नियुक्त करने में, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी चयन करने में भी सिंडिकेट की अहम भूमिका थी। इसमें आगे बात, तो ये अपनी एक अलग टॉपिक है। अगला ये, उन प्रकार की चर्चा के इसके होते हुए कांग्रेस पार्टी अपने अधिकारी की समस्या को, देखो उत्तराधिकारी की बात करें तो पहले जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने जो कि निर्विरोधी थे। उसके बाद इंदिरा गांधी बनी जिसके पीछे सिंडिकेट का सबसे बड़ा हाथ था। एक बार इसको पढ़ लेना, क्योंकि वो सोचते थे कि इंदिरा गांधी नई खिलाड़ी हैं, कुछ भी करने से पहले वो उनसे पूछेंगे, परंतु ऐसा कुछ था नहीं, उन्होंने पूछा पूछा भी नहीं। आपातकाल के कारण, उसके देखो आपातकाल क्या कारण थे, उसके परिणाम क्या थे। बहुत से टॉपिक और चैप्टर देख लेना। ठीक है, बहुत अच्छा ना समझ में आए तो एक बार मैं इसके बारे में अच्छे तरीके से बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगला ये 1980 में हुए मध्यवर्ती चुनाव। देखो 1980 में मध्यवर्ती चुनाव क्यों कराया गया, मध्यवर्ती का मतलब होता है कि 1900, देखो 1977 के अंतर्गत क्या हुआ, सरकार बनी, तो ये सरकार 1982 से चलनी चाहिए थी, लेकिन 82 तक ना जाके सरकार 1980 में गिर गई। क्या कारण थे, तो पहला था प्रधानमंत्री पद के लिए संघर्ष, जैसे मोरारजी देसाई, ठीक है, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, ये तीन नेता थे जिनके बीच में प्रधानमंत्री पद को लेकर संघर्ष था। ठीक है, तो ध्यान रखना, चौधरी चरण सिंह की अपनी पार्टी भी थी, भारतीय लोकदल। भारतीय लोकदल, क्वेश्चन आता है कि चौधरी संघ भारतीय लोकदल पार्टी के स्थापक कौन थे, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चलिए आगे, तो अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपातकाल से मिलने वाले सबक, तो पहली चीज क्या है कि इससे सबक ये मिले कि भारत से लोकतंत्र विदा नहीं हो सकता। दूसरा, लोग अपने अधिकारों के प्रति क्या हो गए, अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। तीसरा, सरकार की कमजोरियों का उभार हुआ। तो लोगों के सबक मिल चुकी थी, लेकिन वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो चुके थे। 1970 के इंदिरा गांधी के लोकप्रियता के क्या कारण थे, तो पहली चीज आप क्या डालोगे, सिंपल सी डालोगे क्या, इंदिरा गांधी का यही पर्स की समाप्ति डाल दो, पर्स की समाप्ति, गरीबी हटाओ का नारा, भूमि उन्मूलन, 10 सूत्रीय कार्यक्रम, ये सारे क्या थे, इंदिरा गांधी लेकर आई थी। और 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हो गया, इसमें भारत की जीत भी हुई। तो इसने भी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया था। समझ में आ गई बात। अगला ये, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, ध्यान रखना। पहली चीज, यहाँ पर क्या थी, दो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। अगला, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो चुका था।
बेरोजगारी बढ़ रही थी, मौसम का साथ नहीं था, महंगाई बढ़ रही थी। तो ये सब कुछ कारण थे जिसके कारण 19 यहाँ पे कह लो कि भूख हड़ताल, खाद्यान्न संकट, मतलब बिहार भूख से काफी ज्यादा प्रभावित था। समझ में आ गया? तो ये किस लिए इसको हम कुछ इसमें, हाँ इसमें एक चीज और रख लेना आप, किसमें हम दो युद्धों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा एक क्या था, खतरनाक दशक था। क्या था? खतरनाक दशक था। अगला, ये पंजाबी सूबे का गठन किसने किया था? बताया था 1920 में पंजाबी सूबे अकाली दल के द्वारा बनाया गया था। अकाली दल, पढ़ लेना एक बार। आनंद प्रस्ताव 1973 में लाया गया था, जिसमें पंजाब को एक अलग स्वायत्ता देने की मांग की गई थी, परंतु इस पर कोई दिलचस्पी ना दिखाई गई। आंतरिक और बाहरी, देखो वहाँ के लोगों का मानना है कि आर्टिकल 370 का सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का लोकतंत्र भारत के अन्य राज्यों में है, उस तरीके का लोकतंत्र भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में नहीं है। बाहरी क्षेत्रों का ये मानना था कि जब जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य है और हम भी एक राज्य है, तो हम दोनों के प्रति इस तरह का भेदभाव व्यवहार क्यों? यानी कि जो अधिकार आम राज्यों को मिले हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर को मिलने चाहिए, उनके साथ विशेष व्यवस्था या विशेष रियायत नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है। पंजाब समझौता क्या था, इसके प्रावधान क्या थे? 1985 में हरसन सिंह लोंगेवाला और राजीव गांधी के बीच में एक समझौता कराया गया था। इसी को राजीव गांधी हरसन सिंह लोंगेवाला या फिर पंजाब समझौता के नाम से जाना गया था, जिसमें बात की गई थी कि जो चंडीगढ़ होगा वो पंजाब को दे दिया जाएगा। हरियाणा और पंजाब के बीच में सीमा शांति को बनाए रखने के अलग से एक आयोग का गठन किया जाएगा। और रावी और ब्यास नदी के पानी के बंटवारे के लिए पंजाब, हरियाणा और क्या नाम है राजस्थान के बीच में ट्रिब्यूनल गठन किया जाएगा। तो कुछ ही प्रावधान थे। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, IMP मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला, सभी आंदोलन अलगाववाद से प्रेरित नहीं होते, उदाहरण से व्याख्या कीजिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आंदोलन किया जा रहा है तो वो अलग अलग होने की आंदोलन है। अगर ऐसी बात करें तो 1979 में गठित आशू, आसू जो असम की अपने एक असम स्टूडेंट यूनियन, अगर हम बात करें ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का अपना एक संगठन था, जिनकी मांग केवल ये थी, हालांकि वो विरोध तो कर रहे थे, लेकिन उनकी विरोध केवल कैसे, बाहरी लोगों को लेकर थी। उनका मानना था कि जो लोग असम के बाहर के क्षेत्र के, उनकी पहचान की जाए और उनको वापस उनके राज्य भेजा जाए, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसी स्थिति के अंतर्गत वो बाहर से आकर जहाँ असम के अंतर्गत रह रहे हैं और असम के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण असम पर दबाव उत्पन्न क्रिएट हो रहा है, दबाव बन रहा है। इसीलिए उनका ये मानना था कि जो भी लोग भारत के अलग राज्यों से आए हैं, उनकी पहचान की जाए और उनको असम से अपने राज्यों में भेजा जाए। तो उनकी एक मांग थी, इसलिए कहा गया है कि हर एक आंदोलन जरूरी नहीं कि वो अलगाववाद के लिए हो या फिर वो अलग होने की मांग कर रहा हो। उसमें आगे बात, तो एक अलग एग्जाम्पल ये है। अगला, मिजोरम किस प्रकार भारत का एक राज्य बना? तो ये पूरी प्रक्रिया लालडेंगा की नए मिजो नेशनल फ्रंट बनाया गया था। तो एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है। पूर्वी राज्यों को भारत सरकार से नाखुश रहने क्या कारण है? मैंने बताया था कि गलियारा है, सिलीगुड़ी गलियारा। ठीक है। और वही हमें पूरे भारत को किससे जोड़ता है? पूर्वी राज्य से जोड़ता है। परंतु भारत सरकार समय समय पर क्या मदद उस मात्रा में नहीं पहुंचा पाई, या पूर्वी राज्यों का विकास उस हद तक नहीं हो पाया जिस हद तक भारत के अन्य राज्यों का विकास हुआ है। इसी कारण उन लोगों के अंतर्गत भी ये मन में भावना है कि भारत सरकार ने उनके लिए कुछ किया नहीं, जिसमें कि उनका विकास उस तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। इसीलिए वो थोड़ा सा नाखुश भी रहते हैं और लगातार विरोध भी करते रहते हैं। ठीक है। चलिए आगे। अब बात करते हैं 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में आने वाले परिवर्तन की चर्चा करी थी। तो बताया था मैंने पहले आपको, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति। दूसरा, अयोध्या विवाद। मंडल कमीशन तीसरा। चौथा, कांग्रेस प्रणाली का समापन, कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। और राजीव गांधी की मृत्यु। ठीक है, तो ये कुछ अलग पॉइंट हो गए। याद रखना 1984 का ही वो इलेक्शन था जब कांग्रेस पार्टी को 415 सीटें मिली थी, और ये आज तक का इतिहास है किसी पार्टी को कितनी ज्यादा सीटें मिली हूँ। ठीक है। मंडल आयोग क्या था? जाहिर सी बात है भाई, 1978 में विदेशी प्रसाद मंडल के, इससे पहले भी गठन बन चुका था, लेकिन 1978 में द्वितीय मंडल कमीशन आयोग बनाया गया था, जिसके अंतर्गत विदेशी प्रसाद मंडल के अच्छा बनाया गया था। इसमें निर्णय लिया गया समाज के ऐसे भी लोग हैं जो न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्थिति काफी खराब है, ऐसे लोगों की पहचान की गई और उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया, इसको बोला गया अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी। और प्रावधान में कहा गया था कि 27% ओबीसी को सरकारी यानी केंद्र की सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। दूसरा, भूमि सुधार किया जाएगा, इसकी सिफारिशें थी। इसकी सिफारिशों को लागू करने के बाद पूरे भारत के अंतर्गत व्यापक स्तर पर आंदोलन किए गए। समाज में वो तो एक अलग सेक्टर है। चलो, बहुजन समाज पार्टी यानी वामशेप की बात कर लें। वामशेप पढ़ लेना, किस जगह बनाया गया, इसमें कांशी राम का नाम आता है। कांशी राम ने ही 1984 में बीएसपी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। चलिए आगे आइए। इंदिरा साहनी बता दिया मैंने आपको। जो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया था, इसी के खिलाफ एक व्यक्ति थे इंदिरा साहनी, वो कहाँ पहुंच गए? वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और वहां पर उन्होंने इस बात का अनुमान, इस बात
को लेकर कहा कि भी जो आरक्षण है वो गलत है और इससे जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के लोगों पर बर्डन उत्पन्न हो रहा है, यानी कि इन पर दबाव उत्पन्न हो रहा है। समझ आगे बात। तो इसी के लिए केस फाइल की गई, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में बताया गया कि मंडल कमीशन आयोग द्वारा की गई जो सिफारिशें थी वो सिफारिशें बिल्कुल जायज हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो लास्ट ईयर से लेकर और आने वाले क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये हो सकता है कि इससे आपके आने वाले एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए। तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार कर लेना और प्लीज इन सब चीज़ों की एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इससे बाहर कुछ आने की संभावना तो नहीं बनती है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी है। अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक के ऊपर डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक स्पेशल से अलग वीडियो ले आऊँगा। बाकी मैंने जितना हो सकता था सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे मेरे परस्पेक्टिव से वो सब चीज़ें मैंने इसमें कवर कर ली है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो अभी आपके पास 2 दिन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई शुरुआत के साथ।